हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 कुमाऊँ का चंद राजवंश। जो मेरे चैनल पे नए आए हैं उनको हम बता दें कि हम BS नेगी जो सिंगल लाइनर की बुक है उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की, उसको हम यहाँ स्टार्टिंग से पढ़ा रहे हैं। हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अगर आप लोगों ने उत्तराखंड के एग्ज़ाम भरे हैं तो आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी, इसलिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ डोजी लर्नर। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। चंद साम्राज्य का उदय। चंद वंश की स्थापना चंपावत के राजबुंगा किले से हुई। चंदों का मूल निवास प्रयाग में गंगा पार झूसी था। काली कुमाऊँ चंपावत का उपनाम था। आप लोग को बता दूं कि कुमाऊँ का चंद राजवंश ये थोड़ा सा लंबा है, इसलिए हम बीच में स्किप भी करते जाएंगे क्योंकि वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो पॉज करके अपने नोट्स भी बना सकते हैं। मूनाकोट ताम्रपात्र चंद शासकों के करों से संबंधित था। चंदों की प्रारंभिक राजधानी चंपावत में चंपावती नदी के तट पर स्थित थी और बाद में अल्मोड़ा राजधानी बनाई गई। देवी चंद या देवी सिंह के समय देवपुरी राजधानी बनाई गई थी। चंदों के समय राजमहल को चौमहल कहा जाता था। चंद राजाओं की वंशावली मानोदय काव्य में दी गई है। अब हम देखेंगे चंद शासक सोमचंद के बारे में। तो चंद वंश की स्थापना को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन अनुमानतः कत्यूरी शासन के अवसादन के बाद चंद वंश की उत्पत्ति हुई। सोमचंद्र ने चंद वंश की स्थापना 1020 से 1025 के बीच की होगी और स्वयं सोमचंद्र भगवान शिव का उपासक था। 10वीं शताब्दी में लोहाघाट के आसपास सुई राज्य था जिस पर ब्रह्मदेव शासन कर रहा था। ब्रह्मदेव ने अपनी पुत्री का विवाह सोमचंद्र से कराया और दहेज स्वरूप चंपावत की कोतवाल छावनी भेंट की। सोमचंद ने चंपावत में राजबुंगा किले का निर्माण कराया और इस किले में सोमचंद ने चंद वंश की स्थापना की। सोमचंद कन्नौज नरेश का भाई था और जो प्रयाग के शासक चंदपाल फूर का वंशज था जिसकी राजधानी कन्नौज थी। सोमचंद ने सर्वप्रथम दोनकोट है जिसका नाम के रावत राजा को परास्त किया था। सोमचंद ने मेहरा व फर्त्यालों को मंत्री व सेनापति बनाया जिसका मुख्य सेनापति कालू तड़ागी था। सोमचंद ने ग्रामों में बूढ़ा व सयानों की नियुक्ति की, अतः कुमाऊँ में पंचायती राज व्यवस्था का जनक भी सोमचंद को माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। सोमचंद डोटी के राजा को कर दिया करता था। डोटी के राजा मल्लवंशी थे जिन्हें रैका राजा कहा जाता था। सोमचंद के समय जयदेव मल्ल डोटी या राय का राजा था। तीसरे चंद शासन पूर्णचंद्र ने 1066 से 1084 तक शासन किया। अब हम पढ़ेंगे इंद्रचंद व उसके उत्तराधिकारियों के बारे में। तो चौथा चंद शासक था इंद्रचंद। इंद्रचंद ने नेपाल मार्ग से चीन के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए। एटकिंसन के अनुसार इंद्रचंद ने रेशम उत्पादन व रेशमी वस्त्र बनाने का कार्य प्रारंभ किया। रेशमी वस्त्रों के रंग को पक्का करने के लिए कुमाऊँ में झूठी खबरें फैलाने की प्रथा थी कि पटरंगवाली कहा जाता था इस प्रथा को, ये झूठी खबर फैलाने की। इंद्रचंद राजा बड़ा घमंडी था जो अपने को इंद्र के समान समझता था। वीणाचंद कुमाऊँ का विलासी राजा था और खस राजाओं ने पराजित किया था इसको। वीरचंद ने खस राजाओं को हराकर पुनः राज्य पर कब्जा किया। ये डोटी का अशोक चल या काचले ये शासक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे थोहर चंद के बारे में। रिपोर्ट ऑन कुमाऊँ एंड गढ़वाल 1813 के लेखक डब्ल्यू फ्रेजर ने हर्षदेव जोशी के विवरण के आधार पर चंद वंश का संस्थापक थोहर चंद को माना। किंगडम ऑफ नेपाल 1881 ईस्वी के लेखक फ्रांसिस हैमिल्टन ने कहा कि थोहर चंद झूसी से आकर नेपाल राजा के यहाँ नौकरी करता था। इनके बारे में अलग अलग जो बुक हैं वो अलग अलग बातें बताती हैं। जो एटकिंसन के अनुसार थोहर चंद का राज्यारोहण 1261 में हुआ और उसने 1281 ईस्वी तक शासन किया। थोहर चंद का उत्तराधिकारी कल्याण चंद्र प्रथम था। अब हम पढ़ेंगे चंद शासक गरुड़ ज्ञानचंद।
तो 29वां चंद शासक गरुड़ ज्ञानचंद 1365 से 1820 तक शासन किया, जो चंद राजाओं में सर्वाधिक था। सबसे ज़्यादा शासन किया गरुड़ ज्ञानचंद ने, ये आप लोग याद रख सकते हो। 1378 ईस्वी का एक ताम्रपत्र मिला जिसमें अभयचंद का वार्षिक श्राद्ध ज्ञानचंद के द्वारा कराने का विवरण मिलता है। ज्ञानचंद का राज्य चिन्ह गरुड़ था और वह विष्णु का उपासक था। अब हम पढ़ेंगे चंद शासक उद्यानचंद के बारे में। गरुड़ ज्ञानचंद ने नीलू कठायत को धोखे से मार दिया था, जिससे अत्याचार कार्य से उद्यानचंद ने आत्मग्लानि हुई और इसके कारण कई स्थानों पर इन्होंने मंदिर बनाए। बद्रीदत्त पांडे के अनुसार उद्यानचंद ने चंपावत में बालेश्वर मंदिर बनाया। कभी आ सकता है क्वेश्चन कि बालेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया, तो वो किया था उद्यानचंद ने। चंद शासक भारती चंद के बारे में थोड़ा देखते हैं। 35वां चंद शासक भारती चंद 1437 से ईस्वी में गद्दी में बैठा, जिसका कार्यकाल 37 से 77 के बीच 1477 ईस्वी तक रहा। भारती चंद के पवाड़े कुमाऊं इतिहास में प्रसिद्ध हैं। पवाड़ों में भारती चंद व कुमाऊं की वीरांगना भागोधन्या के द्वंद्व युद्ध का वर्णन मिलता है। भारती चंद वंश का सबसे पराक्रमी और साहसी राजा था। भारती चंद की सेना या कटक में सभी जाति व धर्म के लोग थे। भारती चंद ने 12 वर्षों तक डोटी पर घेरा डाला। भारती चंद को डोटी पर विजय मिली 51 से 52 1451 से 52 तक। डोटी अभियान के तहत नायक जाति की उत्पत्ति हुई। नायक जाति के लोग चंद सैनिकों की अवैध संतानें थी। चंद्रकालीन सीरा राज्य, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चंद शासक रत्नचंद, तो लोहाघाट व हुड़ेती ताम्रपत्र में रत्नचंद्र का उल्लेख मिलता है। भारती चंद के बाद उसका पुत्र रत्नचंद 1477 ईस्वी में गद्दी पे बैठा, जिसके समय डोटी में नागमल्ल ने विरोध किया, जिसके कारण 11 वर्ष तक जिसका जो शासन था 11 वर्ष तक रहा नागमल्ल का। रत्नचंद ने नागमल्ल को परास्त कर पुनः डोटी पर शाही वंश का अधिकार स्थापित किया। रत्नचंद ने थल के राजा सूरसिंह मेहरा को भी परास्त किया। अब हम देखते हैं चंद शासक कीर्तिचंद के बारे में। रत्नचंद का पुत्र था कीर्तिचंद और 1888 से 1506 तक कुमाऊं की गद्दी पर बैठा रहा, जो नाथ संप्रदाय का अनुयायी था। कीर्तिचंद ने गढ़वाल शासक अजयपाल को पराजित किया। कीर्तिचंद की राज्य विस्तार में 12 मंडल, विसौद आदि क्षेत्र को अपने राज्य में मिलाया। कीर्तिचंद के बाद आए प्रतापचंद, ताराचंद, मानिकचंद, भीष्मचंद। फिर थोड़ा सा भीष्मचंद के बारे में हम देखें। भीष्मचंद 1512 से 1530 तक गद्दी पर बैठा और 1514 ईस्वी को एक ताम्रपत्र मिला। भीष्मचंद ने खगमला, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि भीष्मचंद ने खगमरा किले का निर्माण कराया एवं आलमनगर की नींव डाली। ये पुराने एग्जाम में भी आ चुका है ये क्वेश्चन, खगमरा किले के बारे में, तो आप लोग ये याद रखिए। भीष्मचंद ने ताराचंद के पुत्र कल्याण चंद्र को गोद लिया। चंद शासक बालो कल्याण चंद्र, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। बालो कल्याण कालीन ताम्रपत्र कलपाणी गाड़ पिथौरागढ़ से मिले। कल्याण चंद्र 1545 ईस्वी से 1565 तक गद्दी में बैठा और जो कल्याण चंद ने मणकोट राज्य को चंद राज्य में मिलाया। गनौली व दानपुर पर कब्जा बालोचंद कल्याण चंद ने किया और बालो कल्याण चंद्र का विवाह डोटी के मल्ल वंश की राजकुमारी के साथ हुआ था। जो बद्रीदत्त पांडे के अनुसार माणिकचंद ने इस्लाम शाह सूरी के शाही हुक्म के जवाब में लिखा था कि मैं उस आदमी को किस प्रकार कैद कर सकता हूँ जिसने मेरी शरण मांगी है। जब तक मेरे में दम है मैं ऐसे नीच कर्म का अपराधी नहीं हो सकता। राजा बालो कल्याण चंद ने अपने शासनकाल के दौरान स्थानीय स्वायत्तता या पंचायती पद्धति लागू की। ये पुरुषोत्तम पंत के बारे में थोड़ा सा दे रखा है। पुरुषोत्तम पंत रुद्रचंद का सेनापति था, तो ये उनके बारे में थोड़ा सा इन्होंने
ऐड कर रखा है। पुराने वाले एडिशन में ये सब नहीं है। ये है थर्ड एडिशन। चंद शासक रुद्रचंद। बालों कल्याण चंद के पश्चात 45वां चंद शासक था रुद्रचंद, जिसका कार्यकाल 1565 से 1597 तक था। यह एक स्वतंत्र राजा भी था। रुद्रचंद अकबर का समकालीन था और इसने अकबर की अधीनता भी स्वीकार कर ली थी। रुद्रचंद ने अकबर को तिब्बती याक, कस्तूरी हिरणों की खालें आदि मूल्यवान वस्तुएं भेंट की थी। अकबर ने रुद्रचंद को 84 माल परगना का फरमान दे दिया। तब से जमींदार कहना प्रारंभ किया रुद्रचंद को। अकबरनामा के अनुसार रुद्रचंद को 1588 में अकबर से लाहौर में भेंट प्राप्त हुई। रुद्रचंद के बीरबल से अच्छे संबंध थे। तो अबुल फजल की आईने अकबरी में कुमाऊं सरकार को दिल्ली सूबे के अंतर्गत दर्शाया गया है। रुद्रचंद ने तराई पर आक्रमण किया और उस समय तराई पर हुसैन खां के कब्जा किया। अब हम देखेंगे रुद्रचंद। रुद्रचंद ने समस्त सामान्य जनता के लिए पौड़ी 15 विश्वा कहा। जनता को ये पौड़ी 15 विश्वा कहता था। चंदों के समय भूमि के मालिक को थातवान कहते थे। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थातवान। गांव से अनाज को 1/6वां भाग वसूल कर राजधानी पहुंचाने का कार्य कैनी खसों को दिया गया। 46वां चंद शासक लक्ष्मीचंद। तो रुद्रचंद के बाद 1597 ईस्वी में उसका छोटा पुत्र लक्ष्मीचंद गद्दी पर बैठा, जिसका नाम मानोदय काव्य में लक्ष्मण मिलता है और मूनाकोट ताम्रपत्र में लक्ष्मी का नाम लक्ष्मण भी मिलता है। लक्ष्मीचंद को लाखुली बिराली उपनाम से जाना जाता है। लाखुली बिराली उपनाम इसलिए था क्योंकि वह मुगलों के सम्मुख भीगी बिल्ली बनकर रहा करता था और जहांगीरनामा में लक्ष्मीपंत को सबसे धनी शासक बताया गया। लक्ष्मीचंद ने गढ़वाल पर 7 बार असफल आक्रमण किया और 8वें आक्रमण के समय गढ़वाल सेनापति खतड़ सिंह मारा गया। लक्ष्मीचंद ने किसी टमटा को एक अधाली या 8 नाली भूमि दान में दी थी। रौत बहादुरी के पुरस्कार के रूप में दी जाने वाली जमीन थी। लक्ष्मीचंद के समय करों के भय से लोग शाक सब्जियां छत में उगाया करते थे। जूलिया सिरती नामक कर लक्ष्मीचंद द्वारा लगाए गए थे। लक्ष्मीचंद ने बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार 1602 में किया था। लक्ष्मीचंद के समय राज्य कर्मचारियों की 3 श्रेणियां बनाई गई थी, सरदार, फौजदार और नेगी। सरदार था परगने का शासक, फौजदार सेना का अधिकारी और नेगी राज्य में छोटे कर्मचारी। शक्ति गोसाई जन्मान होने के कारण कुमाऊं का धृतराष्ट्र, मतलब ये बचपन से अंधे थे इसलिए इनको कुमाऊं का धृतराष्ट्र भी कहा जाता था। और शक्ति गोसाई लक्ष्मीचंद का बड़ा भाई था। लक्ष्मीचंद के उत्तराधिकारियों के बारे में देखते हैं। तो लक्ष्मीचंद के बाद दलीप चंद राजा बना, जिसने 1621 ईस्वी से 1624 ईस्वी तक शासन किया। दलीप चंद की मृत्यु क्षयरोग के कारण हुई। दलीप चंद के बाद विजयचंद राजगद्दी पर बैठा और एटकिंसन के अनुसार विजयचंद का विवाह आधुनिक बुलंदशहर स्थित अनूप शहर के बजड़गुर की पुत्री से हुआ। चंद शासक बाज बहादुर चंद के बारे में देखते हैं। तो 50वां चंद राजा बाज बहादुर चंद जो त्रिमल चंद्र का उत्तराधिकारी था। कार्यकाल था इसका 1638 से 1677 तक और बाज बहादुर चंद चरवाहे से राजा बनने वाला एकमात्र चंद शासक था, जिसके पिता का नाम नीलू गोसाई था। बाज बहादुर चंद मूल्यवान वस्तु जैसे चंवर, कस्तूरी, सोना, चांदी के बर्तन आदि लेकर मुगल बादशाह शाहजहां के यहाँ जाया करता था। शाहजहां ने इसे बहादुर व जमींदार की उपाधि दी थी। 84 माल पर कटेहरी राजपूतों ने अधिकार कर लिया था। एटकिंसन के अनुसार बाज बहादुर मुगल दरबार को खुश करने के लिए प्रत्येक परिवार से 1 रुपये लेता था। बाज बहादुर चंद ने तराई क्षेत्र में बाजपुर नगर की स्थापना की। बाज बहादुर चंद ने भोटिया व शौकाओं द्वारा तिब्बत को दी जाने वाली दस्तूर पर रोक लगा दी।
यहाँ पे इन्होंने टिप्पणी में कुछ दिया है कि गूंठ भूमि वह भूमि होती है जिसे मंदिरों की देखभाल और उनमें खर्च होने वाले अनाज आदि की व्यवस्था हेतु पुजारियों को दी जाती है। तो गूंठ भूमि भी आप लोग याद रख सकते हैं, ये इन्होंने नया ऐड किया है। बाज बहादुर चंद ने 1669 ईस्वी में सोर की यात्रा की। उस समय सोर को खड़ायत या परगना कहा जाता था। बाज बहादुर चंद की उम्र के अंतिम वर्षों में एक कहावत है कि बरस भयो 80 बुद्धि गई 90। बाज बहादुर चंद के समय डोटी का राजा देवपाल था। बाज बहादुर चंद ने जजिया कर के समान व्यक्ति कर या पोल टैक्स लगाया। अब हम पढ़ेंगे उद्योग चंद के बारे में। तो बाज बहादुर चंद की मृत्यु के बाद 1678 में उद्योग चंद गद्दी पर बैठा। इसका जो जीवन काल था, मतलब शासन काल था, वो था 1678 से 1698। उद्योग चंद की उसको धाई माता नामक बीमारी हुई। इसका राजवैद्य वरदेव जोशी, उस समय जो थे वरदेव जोशी उनके राजवैद्य थे। उद्योग चंद का प्रथम सेनापति हीरू देउबा था। उद्योग चंद का दूसरा सेनापति शिरोमणि जोशी था, जिसे सोर का नेगी भी कहा जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि सोर का नेगी किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं शिरोमणि जोशी को। बद्रीदास पांडे ने उद्योग चंद को सबसे प्रतापी चंद शासक माना। उद्योग चंद ने 1878 में बधानगढ़ किले को जीता था। बधानगढ़ किले में युद्ध में चंद सेनापति मैसू शाह मारा गया। उद्योग चंद ने राज्य में स्थायी सैनिक छावनियां बनाई। हाँ, उद्योग चंद ने तल्ला महल और रंग महल का निर्माण किया, ये भी इम्पोर्टेंट है। उद्योग चंद या डोटी अभियान। तो भारती चंद के बाद दूसरा चंद शासक जिसने डोटी पर आक्रमण किया। डोटी पर विजय के बाद उद्योग चंद ने 1682 ईस्वी में पराग के रघुनाथपुर घाट में स्नान करने गया था। उद्योग चंद की अनुपस्थिति में डोटी राजा देवपाल ने काली कुमाऊं पर कब्जा कर लिया। डोटी के राजा की शीतकालीन राजधानी जुराइल दीपाइल कोट थी, जो सेठी नदी के किनारे स्थित है। अब हम पढ़ेंगे चंद शासक ज्ञानचंद तृतीय के बारे में। तो ज्ञानचंद ने 1698 ईस्वी से 1708 तक शासन किया और इसने बधानगढ़ पर भी विजय प्राप्त की 1699 में। ज्ञानचंद ने कत्यूरी घाटी में बद्रीनाथ मंदिर बनाया और तराई भाबर क्षेत्र में आम के बगीचे लगवाए। ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, इसलिए वीडियो इसकी लंबी जाने वाली है, जबकि हम बीच में बहुत सारा स्किप कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा लंबी जाएगी वीडियो। चंद शासक जगत चंद। तो जगत चंद के समय कुमाऊं का स्वर्णकाल माना जाता था। इसका कार्यकाल था 1708 से 1720 और तराई भाबर में 9 लाख रुपए की आय जगत चंद के समय ही होती थी। जगत चंद ने जुआरियों पर भी कर लगाया था और इसकी जो मृत्यु हुई 1720 में हुई चेचक के कारण। अब हम पढ़ेंगे चंद वंश का अवनति काल। तो जगत चंद का उत्तराधिकारी देवी चंद था। 1720 में देवी चंद वंश का अवनति काल शुरू हुआ। देवी चंद ने 1720 से 1726 तक शासन किया और विक्रमादित्य बनने के चक्कर में देवी चंद ने काफ़ी धन बर्बाद किया और जिस कारण उसे कुमाऊं का विक्रमादित्य भी कहते हैं। श्रीनगर जीतने में असफल प्रयास में देवी चंद ने एक पहाड़ी को विजित कर उसका नाम फतेहपुर रख दिया। अब हम कल्याण चंद चतुर्थ के बारे में देखेंगे। तो इनका शासनकाल था 1730 से 1747 और रुहेलों का आक्रमण भी इन्हीं के शासनकाल के दौरान हुआ था। कल्याण चंद चतुर्थ ने मुगल बादशाह रंगीला को भेंट देने के लिए जागेश्वर मंदिर से ऋण प्राप्त किया। कल्याण चंद चतुर्थ के समय बलीराम चौधरी लेखक था। जीवन के अंतिम समय में कल्याण चंद चतुर्थ की आंखों की रोशनी चली गई थी। अब इसके उत्तराधिकारियों के बारे में देखते हैं। तो 1748 ईस्वी में दीपचंद कुमाऊं का शासक बना, जिसके समय पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था, जिस युद्ध में मुगल बादशाह को कहने पर दीपचंद ने मराठों के विरुद्ध सैन्य टुकड़ी भेजी थी।
शिवदेव जोशी को मारने के लिए दीपचंद ने हर्षदेव जोशी को बख्शी बनाया था। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट लेते रहिए अगर किसी को ये पूरा चाहिए, क्योंकि हम यहाँ बहुत स्किप भी कर रहे हैं, वीडियो बहुत लंबी जाएगी। मैं बस आप लोगों को एक रफ़ आइडिया दे रही हूँ कि ये बुक में क्या क्या है, क्या क्या इन लोगों ने बताया है, कौन सा इम्पोर्टेंट है। जो ब्लैक में इन्होंने हाईलाइट किया है ये सब इम्पोर्टेंट बताया है। हर्षदेव जोशी ने सशक्त सेना तैयार कर 1786 में पाली गांव के युद्ध में मोहनचंद को हराया था। 1 फरवरी 1790 ईस्वी को अल्मोड़ा पर गोरखाओं का कब्जा हो गया था। महेंद्र चंद के पुत्र प्रताप चंद को अंग्रेजों ने कुछ गांव जागीर के रूप में प्रदान की थी। हर्षदेव जोशी के बारे में बताया गया है कि हर्षदेव जोशी को हरकदेव जोशी भी कहा जाता था। हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का किंग मेकर भी कहते थे। राहो सांकृत्यायन ने हर्षदेव जोशी को विभीषण की संज्ञा भी दी। और कुमाऊं में नेपाल की देन या संबंध। तो मौर्य सम्राट अशोक ने अपनी पुत्री चारुमिता का विवाह नेपाल के राजकुमार देवपाल से कराया। ऐसे ऐसे यहाँ से इनके संबंध बनने लग गए थे नेपाल में। किरातों ने कुमाऊं और नेपाल के साथ साथ राज किया, जिन्हें किराती और राई राजा कहा जाता है। के बाद खसों ने भी कुमाऊं और नेपाल में शासन किया, जिसके कारण खसकुरी भाषा का उद्भव हुआ। हर्षवर्धन व नेपाल नरेश अंशुवर्मन के बीच मैत्री भाव व्यवहार था। प्रसिद्ध फकीर गोपीचंद नेपाल में रहने वाले थे। नेपाली भाषा नेवारी व खसकुरी का प्रभाव कुमाऊनी भाषा में भी दिखता है। जो कुमाऊं का हिल जात्रा उत्सव है वो भी नेपाल की ही देन है। अब हम पढ़ेंगे चंद्रकालीन प्रशासन व्यवस्था। तो महमूद गजनवी के आक्रमण के समय सोमचंद कुमाऊं आया था। चंदों के राजकुमार अपने आप से पहले कुंवर व गुसाई लगाते थे। चंद जो राजकुमार थे वो कुंवर या गुसाई अपने नाम के आगे लगाते थे। तो चंद राजाओं की उपाधि श्री राजाधिराज, महाराजाधिराज, ऐसे इनकी उपाधियां थी। ताम्रपत्रों में उत्कीर्णों को सुनार या सुधार कहा जाता था। ताम्रपत्रों के लेखक जोशी होते थे, जिसे जोशी कहा जाता था। और केवल एकमात्र चंद राजा जगतचंद, जिसे ब्रह्म ताम्रपत्र में उनके पिता का नाम मिलता है। चंदों की दूसरी राजधानी अल्मोड़ा थी। और चंद शासन में राजधानी के लिए बुंगा राजपुर राजधानी शब्द का प्रयोग किया जाता है। चंदों की प्रशासनिक स्वरूप के बारे में देखते हैं। तो राजा चंदों का सर्वोच्च शासक या प्रधान न्यायाधीश होता था। चंदों का शासन पंचायती राजतंत्र था, जो अपने नाम के अंत में देव लगाते थे। चंद राजाओं के सेनापति को बख्शी कहा जाता था। चंदों के समय परामर्शदात्री का कार्य मेहरा या फत्याल करते थे। चंद राजाओं के दीवान जोशी हुआ करते थे। शिवदत्त जोशी, हरकदेव जोशी विख्यात दीवान थे। चंद काल में दीवान के अधीन मंत्री या सचिव होते थे। चंदों की भूराजस्व नीति। तो कौटिल्य के सप्तांग राज्य सिद्धांत के अंतर्गत 7 अंगों का वर्णन मिलता है, जिनमें से एक अंग कोष होता था। चंदों के समय राजा जिनको रौत गूंठ के रूप में जमीन देता था, उसे थातवान कहा जाता था। खाई हुई भूमि पर कर लेने वाला अनाज व नकदी दोनों रूप में लेता था, जबकि सिरतान नकदी के रूप में कर देता था। ये क्वेश्चन भी एक बार पहले पेपर में आ चुका है। कैनी भूदास होते थे, जो गल्ला छहाड़ा को राजधानी पहुंचाने का काम करते थे। गल्ला छहाड़ा एक प्रकार का भू राजस्व था, जो सामान्यतः अनाज पर छठा भाग एवं नगद के रूप में होता था। प्रधान हर गांव में होता था, वह मालगुजारी वसूल करता था। प्रत्येक गांव में प्रहरी होता था, जिसके द्वारा गांव की चौकीदारी की जाती थी। चंदों के समय 36 प्रकार के राजकर थे, जिन्हें छत्तीसी कहा जाता था। चंदकालीन कर व्यवस्था के बारे में देखते हैं। तो जूलिया नदी पुलों पर लगने वाला कर, सिरती नगद कर, जो प्राय माल भाबर व भूटिया व्यापारियों से वसूला जाता था। साखिया रक्षाबंधन या जनेऊ संस्कार पर लिया जाता था। मांगा युद्ध के समय मांग के लिया जाने वाला कर। खेनी कपिलीनी कुली बेगार कर। व्यय कर
अनाज के रूप में देय कर, कटक सेना के लिए लिए जाने वाला कर, टांड कर सूती वस्त्रों और बुनकरों से लिए जाने वाला कर, मिझारी कामगारों से लिया जाता था, साहू लेखक को देय था और साउली भी कहा जाता था, रंगगली रंतगली मूनाकोट ताम्रपत्र के लेखक को देय वर्णन, कूत नगद के बदले दिया जाने वाला अनाज, भेंट राजा व राजकुमारों को दिया जाने वाला भेंट, सीकदार परगनाधिकारी को दिए जाने वाला, डाला गांव में सयाने को अनाज के रूप में, भात कर बड़े उत्सवों में भात की दावत के लिए कर, भाग कर घराटों पर लगता था, घोड़ियाल राजा के घोड़ों को लिया जाने वाला कर, पौरी कर राजधानी की रखवाली के लिए देय कर, बाज कर महाजनों को दिया जाने वाला, और कुकुरियालो राज्य के कुत्तों के लिए देय कर। इन्होंने बहुत कर लगा लिए थे। और चंदों की सामाजिक व्यवस्था, तो चंद राजा अपने आप को चंद्रवंशीय राजपूत मानते थे। नाली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग तमिल साहित्यों में मिलता है। जोशी व पंत नामक ब्राह्मण कुमाऊं में महाराष्ट्र से आए। में सबसे प्राचीनतम देवता एड़ी या गुरुड़िया, दोनों देवताओं को पशुचारकों द्वारा पूजा जाता था। वैश्य वर्ग के लिए साहू शब्द का प्रयोग करते थे, जबकि पौरी राजमहल की चौकीदारी करते थे। चंद्रकालीन धार्मिक जीवन एवं स्थापत्य, तो बैजनाथ के मंदिरों में लक्ष्मी नारायण का मंदिर चंदों ने बनाया। चंद शासकों के राज चिन्ह गाय थे। ज्ञानचंद के समय राज चिन्ह था गरुड़। और मढ़ के सूर्य मंदिर चंद्रकालीन है, जिसमें 7 घोड़ों पर विराजमान सूर्य देवता की प्रतिमा है। उत्तराखंड में ये प्रमुख किले हैं, इनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। उत्तराखंड के प्रमुख किले, लाल मंडी किला जो अल्मोड़ा के पलटन बाजार में, और इसे फोर्ट मोयरा भी कहते हैं, कल्याण चंद्र ने बनाया था। खगमरा किला अल्मोड़ा में राजा भीष्मचंद ने बनाया। मल्ला महल अल्मोड़ा में रुद्रचंद ने बनाया। राजबुंगा किला भी चंपावत में सोमचंद ने बनाया। थड़ा किला अल्मोड़ा में गोरखाकालीन किला था। सिरमोही लोहाघाट चंपावत, बाणासुर किला चंपावत, गौलाचौड़ चंपावत के राजा गौरिल ने बनाया। बैराट का किला कालसी के निकट, खंगला नालापानी देहरादून। कालुवागड़ी किला रुड़की के गांव रांझा में। रुद्रपुर का किला काशीदेव के शिवदत्त जोशी ने बनाया। और ये वाला जो पोर्शन है इनकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। जो हमने पिछला चैप्टर कंप्लीट किया, चैप्टर 3, उसकी भी मैं ये एक अलग सी वीडियो डालूंगी, और जो ये है इसकी भी। तो आप लोग जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संकलन, ये वाली सीरीज़ आप इसके बाद में अपलोड करूँगी, पुराने वाले चैप्टर 3 की भी और इसकी भी। तो आप लोग जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। अगर आप लोगों के पास बुक नहीं है तो बहुत हेल्पफुल होगा, और जिनके पास है भी उनके रिवीजन के लिए ये वीडियोस बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगती है मेरी, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।